डॉक्टर एके ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर और सब्जेक्ट्स। उसमें इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री साथ साथ चलाया जा रहा है। एक दो विषय और चलने वाले हैं। अभी इकोनॉमिक्स बनाई जा रही है। इकोनॉमिक्स में क्लास 10th को चूज किया गया है और उसका चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 का यह लास्ट पार्ट बन रहा है। पार्ट 11 बहुत छोटे छोटे पार्ट बनाए जा रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको चलते हुए चाय पीते हुए पी ले। और अगर आपके पास बुक हो तो उसका पेज नंबर 52 यानी पृष्ठ संख्या 52 आप ओपन कर लीजिए। जैसे कि देखिए मेरे पास बुक है और मैं इसका पेज नंबर 52 ओपन करने जा रहा हूँ। और देखिए यह बुक जो है इसका हेडिंग ही है आर्थिक विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को समझने के लिए, आर्थिक विकास को समझने के लिए इस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आज जो चैप्टर 3 है यह मुद्रा और साख के बारे में है, यानी मनी और क्रेडिट के बारे में बताया गया है। और अभी जो टॉपिक में बताया जा रहा हूं, मैंने जितना भी पार्ट पढ़ाया सभी का सारांश बताने जा रहा हूं, सभी का समरी बताने जा रहा हूं कि आप अभी इस वीडियो को बहुत ही चंद मिनटों का ये वीडियो होगा, इसको आप सुनेंगे तो ये पूरे मनी एंड क्रेडिट को आप समझ पाएंगे। तो आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। पहले तो पेज 52 मैं ओपन कर लेता हूं। अगर आपके पास बुक ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप मेरी बातों को सुनिए। मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगा और उसको जहां जरूरत होगी उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। और साथ ही साथ आप सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक डॉक्टर एके ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है। और आप लाइक और कमेंट भी कीजिए। साथ ही साथ पूरे वीडियो को देखिए और सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ यह क्लास 10th का तो है जरूर, क्लास 10th के बच्चों के लिए तो यह निसंदेह बहुत ही यूजफुल है। लेकिन जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो या टीचर का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, कॉमर्स सेक्शन के एग्जाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चंस उठा के पूछे जाते हैं। इसलिए सभी बच्चे इसको देखें जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब आइए मैं इसको पढ़ता हूँ। यह मुद्रा एवं साख यानी मनी एंड क्रेडिट का समरी है, सारांश है। इस अध्याय में हमने मुद्रा को आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमा करता यानी डिपोजिटर, जो बैंक में जाकर या कहीं पैसा जमा करते हैं, अपना धन बैंकों में रखते हैं। दूसरी तरफ कर्जदार यानी बोरोवर्स बैंकों से ऋण या लोन लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम देखा है कि अगर हम कहीं से कर्ज लेते हैं, कभी कभी ये जो ऋण या कर्ज या क्रेडिट है इसका प्रभाव पॉजिटिव होता है, यानी हमारी बुनियादी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। और कभी कभी हम पर ये नकारात्मक प्रभाव डालता है और कर्जदार बर्बाद हो जाता है या कर्ज के जाल में फंस जाता है, उस जिसको हम डेप्ट ट्रैप अंग्रेजी में बोलते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। इस पर भी चर्चा की गई है कि जो ऋण है, कर्ज है या लोन है, आप कई तरीके से ले सकते हैं। एक तो औपचारिक या फॉर्मल सेक्टर से भी ले सकते हैं, जैसे बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। साथ ही साथ अनौपचारिक क्षेत्रों से भी आप ले सकते हैं, और जैसे साहूकार से, बड़े व्यापारी से, अपने रिश्तेदार से। और अभी तो हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में स्वयं सहायता ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताया, वहां से भी आप ऋण ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर ऋण निर्भर रहना पड़ता है। और इस बुक में
चैप्टर में ये बिल्कुल क्लियर किया गया कि जो भी फॉर्मल सेक्टर है, तो यानी कि जो आरबीआई द्वारा गाइड जो बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वहां से अमीर परिवार लोग ज्यादा से ज्यादा ऋण या कर्ज लेते हैं, और भारत के जो गरीब परिवार हैं या गरीब लोग हैं, वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक क्षेत्र से वह ऋण लेते हैं, और जो कि जिसका कि सूद ज्यादा होता है, और वह कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया। साथ ही साथ यह भी बताया आपको यहाँ पर कि यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि मांगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। इसीलिए यह जरूरत है कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए, और फॉर्मल सेक्टर यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गाइड जो बैंक आदि हैं, और जो इनफॉर्मल सेक्टर अनौपचारिक क्षेत्र है उस पर निर्भरता कम हो, यानी लोग साहूकारों आदि से, बड़े व्यापारियों से कम ऋण ले, क्योंकि उनका जो ब्याज दर है वो बहुत ही ऊंचा होता है और वो परेशानी में रहते हैं। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। ये भी है कि जो बैंक है और सरकारी सहकारी जो समिति है यानी बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वहां से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा ऋण देने की कोशिश होनी चाहिए, और ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी है, और यही कदम विकास के लिए जरूरी है। तो यही इसमें समझाया गया है, आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।